हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने स्टडी की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ह्यूमन के जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, जिनको हम फेफड़े कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मींस श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे होती है, आइए चर्चा करते हैं। श्वसन की क्रियाविधि को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है और उसमें से आप देखेंगे लिखा हुआ है बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बाह्य श्वसन की क्रिया जो होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है, जिनको हम श्वासोच्छ्वास, गैसीय विनिमय और गैसियस परिवहन, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज और गैसियस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल के छात्र हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो बाह्य श्वसन की क्रिया जो है 3 पार्ट्स में अभी मैंने बताया होती है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है, वातावरण की शुद्ध हवा का फेफड़ों में भरना व फेफड़ों की अशुद्ध वायु का बाहर मुक्त होना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मीन्स ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग के 2 पार्ट्स हैं और उन 2 पार्ट्स में क्या है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। जैसे आप फेफड़ों में हवा जब भरते हैं, सांस लेते हैं, हवा अंदर की ओर खींचते हैं, फेफड़े भर जाते हैं एयर से, उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसी प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस को जब आप बाहर छोड़ते हैं तो इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। मीन्स इस प्रकार से ये दोनों प्रोसेस मिला करके श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं, ब्रीथिंग कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या है, जहाँ पर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है, उसको हम गैसीय विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, और एक्सचेंज की प्रोसेस कहाँ होती है, तो जो फेफड़े हैं हमारे, लंग्स होते हैं, लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत ही पतली रुधिर की केशिकाएँ होती हैं, जिनको हम रुधिर केशिकाएँ कहते हैं। ये जो है फेफड़ों की कूपिकाओं के मध्य O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। यह क्रिया विसरण विधि द्वारा होती है और इसी को गैसीय विनिमय कहते हैं या गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। थर्ड पार्ट है गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन से अभिप्राय है कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट जनरली हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंगा कण है, मीन्स जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से गैसीय परिवहन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे अंतः श्वसन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस कोशिकाओं में, सेल्स में कंप्लीट होती है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइको मीन्स यानी कि ग्लूकोजन और लिसिस मीन्स है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है, ग्लूकोज अणुओं का टूटना, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसी को EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो ये प्रोसेस 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप्स में, और यह क्रिया कोशाद्रोह, यह आपको ध्यान रखना है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशाद्रोह में संपन्न होती है, और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, और पायरुविक एसिड में आप देखिए फार्मूला भी लिखा है CH3COCOOH। यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन हैं, इसलिए यहाँ पर जो है पायरुविक एसिड का जो है 2 अणु बनते हैं, और यही पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। यानी कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस क्या है, पायरुविक एसिड होता है। तो ये इसका अंतिम उत्पाद है, और इस दौरान NADH2 और ATP बनते हैं, लेकिन प्रक्रिया में 4 ATP अणुओं का निर्माण होता है और 2 यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्रेब्स चक्र कहलाता है। क्रेब्स चक्र की खोज 1937 में सर हैंस क्रेब ने की थी, इसीलिए इसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना है आपको कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के
कोशाद्रव में संपन्न होती है। यानी कि इसके पहले की जो प्रोसेस आपने पढ़ी है वो कहाँ पर होती है, कोशिका के कोशाद्रव में, लेकिन क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के कोशाद्रव में संपन्न होती है। और उसी प्रकार यह प्रोसेस भी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। इस दौरान 8 हाइड्रोजन आयनों का निर्माण होता है, जिनका वियोजन इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में होता है। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होती है। कहाँ पर होती है, क्रिस्टी में। अलग अलग पार्ट्स में सारी प्रोसेस, 3 प्रोसेस हैं, तीनों अलग अलग पार्ट्स में हो रही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होती है। उपरोक्त प्रक्रिया में बने हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में टूटते हैं। इस दौरान जो है ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कुछ जो एंजाइमेटिक सीरीज होती है उनके माध्यम से गुजरते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऊर्जा के रूप में एटीपी बनती है और लास्ट में वाटर भी बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है कोशिकीय यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, जिसको आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये कुछ वर्कशीट दी है मैंने आपको, ये क्वेश्चन भी करने हैं। थैंक यू।